नमस्कार मित्रों, कैसे हो सभी लोग? बढ़िया हो मित्रों। कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम लोगों ने पिछली 2 क्लासों में कार्बोहाइड्रेट को पढ़ा था। अब उस कार्बोहाइड्रेट को आगे बढ़ाते हैं। कुछ पहले तो सामान्य जानकारी पढ़ी थी आप लोगों ने कार्बोहाइड्रेट के बारे में, सैकरीन्स के बारे में पढ़ी थी। फिर उसका कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण पर हम लोग पहुँचे, जिसमें मोनोसैकेराइड फिर डाइसैकेराइड के बारे में पढ़ लिया था हम लोगों ने। कल की क्लास में सुक्रोज तक पढ़ लिया था। अगला है आपके पॉलीसैकेराइड पर आज हम लोग बात करते हैं। देखो मित्रों, पॉलीसैकेराइड में आप लोग देखोगे तो जो पॉलीसैकेराइड है, उस पॉलीसैकेराइड में आप लोगों ने उदाहरण लिखे थे। जो पॉलीसैकेराइड है, इस पॉलीसैकेराइड में आप पहले लिख चुके हो, और पहले जिन लोगों ने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं कार्बोहाइड्रेट वाले, तो पहले उन वीडियो को देखें, जिससे समझ में आ जाए आपकी स्टार्टिंग से, एक व्यवस्थित रूप से समझ में आने लग जाए आपके कि है क्या आपके। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पॉलीसैकेराइड के बारे में। पॉलीसैकेराइड के कुछ उदाहरण हैं, और पॉलीसैकेराइड के जो उदाहरण हैं जो अक्सर एग्जामों में चर्चित रहते हैं, उनमें से एक तो है आपके स्टार्च। स्टार्च अक्सर एग्जामों में चर्चित रहता है। एक है आपके ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन भी अक्सर एग्जामों में चर्चित रहता है आपके। स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, अक्सर एग्जामों में चर्चित रहता है। इसके अलावा स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज। सेलुलोज भी अक्सर एग्जामों में चर्चित रहता है मित्रों। ये अक्सर एग्जामों में भी उदाहरण हैं जो अक्सर एग्जामों में चर्चित रहते हैं, जैसे स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, सेलुलोज है। अब हम लोग इन पर विस्तार से चर्चा करेंगे, इन उदाहरणों पर, कि स्टार्च से हम लोगों के लेवल पर किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं मित्रों। तो देखो, सबसे पहले हम लोग जो बात करते हैं वो किस पर करते हैं? स्टार्च पर। कि स्टार्च से हम लोगों के लेवल पर, स्टार्च है, इस स्टार्च से हम लोगों के लेवल पर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मित्रों। तो देखो मित्रों, स्टार्च पर यदि बात की जाए तो स्टार्च से पेड़ पौधों में कौन सी क्रिया होती है? प्रकाश संश्लेषण की। और प्रकाश संश्लेषण द्वारा मित्रों पेड़ पौधे स्वयं भोजन बनाते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण द्वारा जब पेड़ पौधे स्वयं भोजन बनाएंगे मित्रों, प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या भोजन बनाते हैं पेड़ पौधे? स्वयं। तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं भोजन बनाते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का मुख्य उत्पाद कौन सा है मित्रों? तो ग्लूकोज है। पहले हम प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ चुके हैं। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे, प्रकाश संश्लेषण का भी वीडियो देखें, वहाँ क्लियरिटी आ जाएगी कि ग्लूकोज का निर्माण कैसे हो रहा है आपके। तो ग्लूकोज का निर्माण होता है मुख्य उत्पाद के रूप में, लेकिन अतिरिक्त भोजन का पादपों में जो संचय होता है, पादपों में जो एकत्रित रहता है अतिरिक्त भोजन, वो किसके रूप में रहता है? स्टार्च के रूप में। तो स्टार्च के रूप में पादपों में पादपों में अतिरिक्त भोजन का संचय, अतिरिक्त भोजन का संचय किस रूप में होता है? यदि आपसे पूछा जाए पादपों में अतिरिक्त भोजन का संचय या स्टोरेज किस रूप में होता है, तो किस रूप में होगा मित्रों? स्टार्च के रूप में होता है आपके। इस स्टार्च को ही माड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माड़ या मांड कहा जाता है स्टार्च को। स्टार्च को मांड या माड़ कहा जाता है। स्टार्च मेन रूप से जो मिलेगा वो किस में मिलेगा आपके? तो स्टार्च मेन रूप से देखा जाता है आपके, एक तो आलू, चावल, इनमें उचित मात्रा में क्या मिलता है? स्टार्च मिलता है। आलू है, चावल है, इनमें उचित मात्रा में स्टार्च मिलता है। तो क्वेश्चन ये वाला बहुत दफे पूछा जाता है एग्जामों में, सीधे सीधे। किस तरह से पूछा जाता है मित्रों? सीधे क्वेश्चन मिलेगा आपको कि पादपों में अतिरिक्त भोजन का संचय किस रूप में होता है। ऐसे क्वेश्चन सीधे पूछा जाता है मित्रों। तो पादपों में अतिरिक्त भोजन का संचय किस रूप में होगा मित्रों? तो पादपों में अतिरिक्त भोजन का संचय किस रूप में होता है? स्टार्च के रूप में होता है। और स्टार्च किसका बहुलक है? तो ग्लूकोज का बहुलक। यदि आपसे पूछा जाए कि स्टार्च किसका बहुलक है, तो ग्लूकोज का बहुलक है। इसका मतलब स्टार्च किसकी इकाइयों से मिलकर बना हुआ होता है? तो ग्लूकोज की इकाइयों से मिलकर बना हुआ होता है स्टार्च है जो आपके।
इस स्टार्च में आप लोग देखोगे जो कैप्सूल होता है, कैप्सूल, उस कैप्सूल का जो खोल बना होता है वो खोल भी मित्रों किसका बना होता है, स्टार्च का बना होता है। जो कैप्सूल होता है उस कैप्सूल का खोल बना हुआ होता है वो किसका बना होता है मित्रों, तो कैप्सूल का बाहरी आवरण, कैप्सूल का बाहरी आवरण। यदि आपसे पूछा जाए कैप्सूल का बाहरी आवरण किसका बना होता है, तो कैप्सूल का बाहरी आवरण किससे बनता है, तो कैप्सूल का बाहरी आवरण किससे बनता है, स्टार्च का बना होता है। तभी तो वो घुल जाता है, आप उसको खाते हो पेट में, उस घुल जाता है आपके आसानी से, तो स्टार्च का बना होता है, स्टार्च का बना होता है। यदि आपसे इसके अलावा और देखें आप लोग, यदि आपसे पूछा जाए कि वह कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो सबसे पहले ऊर्जा देता है, तो आपको मैंने बताया था कौन सा है, कल की क्लास में हम लोगों के मध्य चर्चाएं हुई थी। कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, जल्दी बताइए, कौन सा है, ग्लूकोज। कौन सा है मित्रों, ग्लूकोज है। तो कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज है जो सबसे पहले ऊर्जा देता है। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए वह कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो सबसे पहले टूटता है, तो सबसे पहले आपकी जो मुखग्वाम है, सबसे पहले का मतलब है जो मुखग्वाम है, जैसे ही आप रोटी खाते हो या कोई भोज्य पदार्थ खाते हो तो सबसे पहले मुखग्वाम में जो टूटता है वो कौन सा टूटता है मित्रों, स्टार्च टूटता है। तो वह कार्बोहाइड्रेट जो आपकी मुखग्वाम में टूटता है वो कौन सा है, स्टार्च। तो स्टार्च आपकी मुखग्वाम में टूटता है, मुखग्वाम में टूटता है। तो सबसे पहले टूटने वाला कार्बोहाइड्रेट, सबसे पहले मुखग्वाम में टूटने वाला कार्बोहाइड्रेट, तो सबसे पहले मुखग्वाम में टूटने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन सा है मित्रों, तो स्टार्च है। वो स्टार्च माल्टोज में टूटता है, फिर आगे चल करके माल्टोज ग्लूकोज की इकाइयों में टूटता है, ग्लूकोज के टूटने से ऊर्जा प्राप्त होती है मित्रों। तो ये कंडीशन रहती है आपकी। तो सबसे पहले मुखग्वाम में टूटने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, स्टार्च है आपके। तो सबसे पहले कौन सा टूटेगा, स्टार्च टूटेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन स्टार्च के बारे में आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, विभिन्न एग्जामों में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मित्रों स्टार्च के बारे में। अब स्टार्च के बाद में हम लोग बात करते हैं किस पर, ग्लाइकोजन पर। स्टार्च के बाद हम लोग बात किस पे करते हैं मित्रों, ग्लाइकोजन पर बात करते हैं। देखो मित्रों, यदि ग्लाइकोजन के बारे में देखा जाए तो ग्लाइकोजन क्या है, ग्लाइकोजन को आप लोग देखोगे तो ग्लाइकोजन क्या क्या मामला है। देखो ग्लाइकोजन में हम लोग देखते हैं कि जो ग्लाइकोजन है, ये जो ग्लाइकोजन है, आप लोग चलो देखते हैं इसका उदाहरण। एक आप लोग रोजाना मानकर चलो 2 रोटी खाते हैं, लेकिन जब आप कहीं प्रोग्राम में किसी के में गए और आपकी पसंदीदा चीज मिल गई, आप लोग धुआंधार दबाते हो, सोचते हो 2-4 दिन की पूर्ति कर चलते हैं। इसका मतलब अतिरिक्त खाया आपने वहां पे, और अतिरिक्त जो खाया वो अतिरिक्त भोजन किसके रूप में एकत्रित रहेगा, तो मनुष्य में अतिरिक्त भोजन किसके रूप में एकत्रित रहेगा, ग्लाइकोजन के रूप में। तो अतिरिक्त भोजन, देखो पादपों में अतिरिक्त भोजन किसके रूप में एकत्रित रहता है, तो पादपों में अतिरिक्त भोजन एकत्रित रहता है किसके रूप में, स्टार्च के रूप में। पादपों में तो किसके रूप में रहता है, स्टार्च के रूप में रहता है मित्रों। लेकिन मनुष्य में या जंतुओं में किसके रूप में रहता है, तो ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। जंतुओं में किसके रूप में रहता है, ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। तो मनुष्य में अतिरिक्त भोजन संचित, तो मनुष्य में अतिरिक्त भोजन संचित किसके रूप में रहता है, तो मनुष्य में जो अतिरिक्त भोजन संचित रहेगा या स्टोरेज रहेगा, तो मनुष्य में या जंतुओं में अतिरिक्त भोजन का स्टोरेज रहेगा, वो किसके रूप में रहेगा मित्रों, ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। तो जंतुओं में अतिरिक्त भोजन किसके रूप में स्टोरेज रहता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, मनुष्य जंतुओं में अतिरिक्त भोजन किसके रूप में एकत्रित रहेगा, ग्लाइकोजन के रूप में एकत्रित रहता है आपके।
हम लोग भी तो जंतु ही कैटेगरी में आते हैं। तो जंतुओं में अतिरिक्त भोजन किसके रूप में एकत्रित रहेगा? ग्लाइकोजन के रूप में एकत्रित रहता है मित्रों। इसलिए इस ग्लाइकोजन को क्या कहा जाता है? जंतु स्टार्च कहा जाता है। यदि आपसे पूछा जाए जंतु स्टार्च किसे कहते हैं तो कौन सा हो जाएगा मित्रों? जंतु स्टार्च, ग्लाइकोजन। जंतु स्टार्च किसे कहते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा? ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन मनुष्य में अतिरिक्त भोजन का जो स्टोरेज रहता है, जो संचय रहता है, वो किसके रूप में रहता है मित्रों? ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। किसके रूप में रहेगा? ग्लाइकोजन के रूप में रहेगा। और ग्लाइकोजन को इसलिए क्या कहा जाता है? जंतु स्टार्च भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो पादपों में स्टार्च के रूप में ही तो रह रहा है अतिरिक्त भोजन संचित, इसलिए यहाँ क्या कहने लग गए? जंतु स्टार्च। तो यदि आपसे कहा जाए जंतु स्टार्च किसे कहते हैं तो आंसर क्या होगा मित्रों? ग्लाइकोजन। यदि आपसे कहा जाए मनुष्य में या जंतुओं में अतिरिक्त भोजन किसके रूप में एकत्रित रहेगा तो किसके रूप में रहेगा मित्रों? तो ग्लाइकोजन के रूप में। तो देखो स्टार्च आलू और चावल में ज्यादा होता है आपके, पादपों में अतिरिक्त भोजन किसके रूप में रहता है? स्टार्च के रूप में। स्टार्च को क्या बोलते हो? माड़। कैप्सूल का बाहरी खोल किसका बना हुआ होता है? तो स्टार्च का। सबसे पहले मुगवा में कौन टूटता है? स्टार्च टूटता है आपके। वो स्टार्च किस में टूटता है? माल्टोज में। ग्लाइकोजन के बारे में देखोगे तो ग्लाइकोजन को क्या कह रहे हो आप? जंतु स्टार्च कह रहे हो। क्या कह रहे हो मित्रों? जंतु स्टार्च कह रहे हो। जंतुओं में या पादपों में अतिरिक्त भोजन किसके रूप में एकत्रित रहेगा मित्रों? तो ग्लाइकोजन के रूप में एकत्रित रहता है। तो ग्लाइकोजन और स्टार्च से इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं मित्रों। फिर हम अगली बात करते हैं किस पर? सेलुलोज पर। पहले मित्रों इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, जिससे हम अगली बिंदु पर बात कर सके, सेलुलोज पर। अब सेलुलोज को देखते हैं मित्रों कि सेलुलोज से आप लोगों के लेवल पर किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सेलुलोज की बात करते हैं मित्रों हम लोग कि सेलुलोज से हम लोगों के लेवल पर किस तरह के या किस टाइप के क्वेश्चनों का जवाबला रहता है, किस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों के लेवल पर पूछे जाते हैं। तो सेलुलोज से यदि क्वेश्चनों की बात की जाए कि सेलुलोज से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इधर देखें आप लोग, सेलुलोज। सेलुलोज देखो मित्रों, सेलुलोज के बारे में यदि आप लोग देखोगे तो सेलुलोज सर्वाधिक सेलुलोज किस में पाया जाता है? तो सर्वाधिक या प्रचुर मात्रा में। तो सर्वाधिक जो सेलुलोज होता है वो किस में होता है मित्रों? घास में होता है। सर्वाधिक जो सेलुलोज होता है वो किस में होता है? घास में होता है मित्रों। तो यदि आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक सेलुलोज किस में पाया जाता है तो आंसर क्या हो जाएगा? घास में सर्वाधिक क्या पाया जाता है? सेलुलोज पाया जाता है। घास में सर्वाधिक सेलुलोज पाया जाता है। सेलुलोज को तोड़ने वाला एंजाइम कौन सा होता है? सेल्यूलेज। कौन सा एंजाइम होगा? सेल्यूलेज। जो किसको तोड़ेगा? सेलुलोज को। ये जो सेल्यूलेज एंजाइम है मनुष्य के आहार नाल में नहीं पाया जाता है, इसलिए मनुष्य घास नहीं खा पाता है। समझिए, इसलिए मनुष्य के अंदर किसका पाचन नहीं हो पाता है? सेलुलोज का। बहुत बढ़िया है, अन्यथा भारी हो जाती मित्रों। यदि हम सब लोग घास खा रहे होते तो पढ़ नहीं रहे होते, रोजगार की फिर किसको टेंशन थी? इसलिए हमारे अंदर से क्या गायब है? सेलुलेज। इसलिए हम लोगों में सेलुलेज नहीं पाया जाता है। अरे बहुत सोच समझकर बॉडी बनाई है ईश्वर ने आप लोगों की, क्योंकि गड़बड़ करते फिर आप लोग। जानवरों से फिर क्या होता? कंपटीशन होता हम लोगों का। वे कहते घास हम खाएंगे, हम कहते घास हम खाएंगे, तो लफड़ा हो जाता है। इसलिए हमारे अंदर क्या नहीं है? सेलुलेज एंजाइम नहीं होता है मित्रों। सेलुलेज एंजाइम नहीं होता है हम लोगों के अंदर। तो घास में सर्वाधिक क्या होगा? सेलुलोज होगा। सेलुलोज को तोड़ने वाला एंजाइम कौन सा हो गया? सेलुलेज। सेलुलेज एंजाइम मनुष्य की आहार नाल में नहीं पाया जाता है या पाचन तंत्र में नहीं पाया जाता है, इसलिए मनुष्य सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाता। तो सेलुलेज एंजाइम मनुष्य में क्या होता है? अनुपस्थित होता है। मनुष्य में क्या होता है? ये अनुपस्थित होता है। लेकिन एक का ध्यान और रखना है आपको, सुअर का। सुअर की पाचन तंत्र में भी अनुपस्थित होता है सेलुलोज एंजाइम मित्रों। हाँ, सुअर घास का पाचन नहीं कर पाता, मतलब सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाता।
तो वह कौन सा जानवर है जो सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाता है? आंसर क्या होगा मित्रों? सुअर। सुअर में सेलुलोज को पचाने की क्षमता नहीं होती है, क्योंकि सुअर के पाचन तंत्र में, आहार नाल में क्या नहीं पाया जाता है? सेलुलोज एंजाइम नहीं पाया जाता है। तो मनुष्य में सेलुलोज एंजाइम नहीं होगा, सुअर में सेलुलोज एंजाइम नहीं होता है, इसलिए मनुष्य और सुअर सेलुलोज का क्या नहीं कर पाते हैं मित्रों? पाचन नहीं कर पाते। सुअर को बाहर कर दिया, ठीक। अब बात ये आती है कि सर्वाधिक सेलुलोज कहाँ होगा? घास में होगा मित्रों। सर्वाधिक सेलुलोज कहाँ होगा? घास में होगा। अब क्वेश्चनों को जोड़ना स्टार्ट कीजिए आप लोग। क्वेश्चन कंपटीशन में पूछे कैसे जाते हैं, ऐसे नहीं पढ़ना है आपको, कोई बल लाइन से पढ़ रहे हो, रट रहे हो एक एक लाइन को, ऐसे कंपटीशनों में क्वेश्चन थोड़ी मिलते हैं। अब क्वेश्चनों को जोड़ना स्टार्ट कीजिए आप लोग, क्वेश्चनों को जोड़ना स्टार्ट कीजिए कि किस तरह से मिलते हैं। अरे आपको हरपन मौला बनना पड़ेगा जब सिलेक्शन होगा मित्रों, ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा। आप सोचते हो कि किताब 10 किताब पढ़ लें, 20 किताब पढ़ लें और इसके नोट्स पढ़ लिए, उसके पढ़ लिए, ये ऑनलाइन क्लास पढ़ ली, वो ऑनलाइन क्लास है, ऐसे सिलेक्शन थोड़ी होते हैं। अरे सेलेक्टिव मैटर पढ़ो, कम पढ़ो, अच्छा पढ़ो, और जो पढ़ लिया वो विवेकानंद जी की तरह हो जाना चाहिए, परमानेंट। जैसे विवेकानंद जी एक बार पढ़ते थे और परमानेंट उनके किस में बैठ जाता था? ब्रेन में। सेम ही कंडीशन होनी चाहिए आपकी। लिमिटेड चीज़ों को पढ़ो, कम पढ़ो, पर सेलेक्टिव अच्छी चीज़ों को पढ़ो जिससे कंपटीशन में क्वेश्चन मिल सके। क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी का ध्यान रखो, क्वांटिटी का नहीं। आप लोग क्या करते हो, आजकल ये ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और उसमें वीडियो पड़े हुए हैं, एक ही टीचर के या एक ही उस पर ऐप पर 5-5, 10-10 टीचरों के एक ही टॉपिक पर वीडियो पड़े हुए हैं, और आप उसको भी देख रहे हो, उसको भी देख रहे हो, उसको भी देख रहे हो। अरे रास्ता तो वही है, सब कुछ वही, केवल कहने का तरीका अलग है मित्रों, प्रत्येक चीज का। जितना एक्सपीरियंस होता है क्वेश्चनों का, उतना ही एनालिसिस बढ़ जाता है कंपटीशन, और क्या। इसलिए किसी भी चीज को पढ़ो, सेलेक्टिव चीज को पढ़ना है। कंपटीशन फाइट करना है आपको, ज्ञानी नहीं बनना है मित्रों। ज्ञानी बनना और कंपटीशन फाइट करना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। एक अच्छा ज्ञानी एक अच्छा कंपटीटर नहीं हो सकता, और एक अच्छा कंपटीटर एक अच्छा ज्ञानी नहीं हो सकता मित्रों। दोनों अलग अलग हैं। कंपटीशन फाइट करने के लिए एक विशेष रणनीति की जरूरत पड़ती है। पढ़ाई से ज़्यादा एक विशेष रणनीति होनी चाहिए कि कैसे चीज़ों को पढ़ना है, किसको पढ़ना है, किसको छोड़ना है, किस पर ज़्यादा टाइम देना है, किस पर कम टाइम देना है। जबकि अच्छा ज्ञानी बनने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़नी पड़ेंगी, आप लोगों को स्वाध्याय ज़्यादा से ज़्यादा करने पड़ेंगे। इसलिए कंपटीशन में रणनीति बनाओ कि सिलेक्शन कैसे होंगे, किस तरह से होंगे, उस पर कायर होना चाहिए आप लोगों का। तो घास, अब घास आपने पढ़कर नहीं छोड़नी, अब इसका निचोड़ निकालना है, मामला क्या है। तो घास क्या है आपकी, यदि घास में से पूछा जाए प्रकृति की सबसे लंबी घास, तो प्रकृति की सबसे लंबी घास कौन सी है मित्रों? तो प्रकृति की सबसे लंबी घास, प्रकृति की सबसे लंबी घास, सबसे लंबी घास। तो यदि आपसे पूछा जाए प्रकृति की सबसे लंबी घास कौन सी है, तो प्रकृति की सबसे लंबी घास कौन सी है मित्रों? तो प्रकृति की सबसे लंबी घास है आपके बांस। कौन सी है? बांस। प्रकृति की सबसे लंबी घास कौन सी हो गई? बांस हो गई। तो प्रकृति की सबसे लंबी घास बांस। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, बांस एक है, तो बांस एक क्या है मित्रों? घास है। बांस एक क्या है, किस कैटेगरी में, किस श्रेणी में आता है? घास की श्रेणी कैटेगरी में है आपके बांस। अब बांस से और क्या टाइप के क्वेश्चन निकल सकते हैं? हरा सोना, हरा सोना, ग्रीन गोल्ड। ग्रीन गोल्ड किसको कहा जाता है मित्रों? बांस को कहा जाता है। ग्रीन गोल्ड किसको कहा जाता है? बांस को कहा जाता है। आदिवासियों का सोना, आदिवासियों का सोना, तो आदिवासियों का सोना, आदिवासियों का सोना।
आदिवासियों का सोना भी किसे कहा जाता है? बांस को कहा जाता है। तो ग्रीन गोल्ड, हरा सोना किसको बोल रहे हो आप लोग? बांस को। आदिवासियों का सोना भी किसको बोल रहे हो आप लोग? बांस को आदिवासियों का सोना भी कहा जाता है आपके। तो इस तरह से बांस के बारे में निकाल सकते हैं। अब आप लोग देखिए, जब आपने हरे सोने की बात की तो ब्लैक गोल्ड की भी बात कर लेते हैं हम। ब्लैक गोल्ड किसको कहते हैं? ब्लैक गोल्ड किसको कहते हैं? ब्लैक गोल्ड किसको कहा जाता है मित्रों? तो ब्लैक गोल्ड, ब्लैक गोल्ड किसको कहते हैं? तो देखो मित्रों, ब्लैक गोल्ड यदि वनस्पति में आपसे पूछा जाता है ब्लैक गोल्ड किसको कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है अफीम को क्या कहा जाता है? ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। और यदि पेट्रोलियम पदार्थों में पूछा जाता है तो आंसर क्या हो जाएगा? पेट्रोलियम पदार्थ। पेट्रोलियम पदार्थ किसको कहा जाता है? पेट्रोलियम पदार्थ को कहा जाता है। तो ब्लैक गोल्ड, ब्लैक गोल्ड में आप लोग देखोगे तो ब्लैक गोल्ड किसको कहा जाता है? वनस्पति में अफीम को, और पदार्थों में पेट्रोलियम पदार्थ। तो पेट्रोलियम पदार्थ भी ब्लैक गोल्ड कहलाते हैं और अफीम भी क्या कहलाती है? ब्लैक गोल्ड कहलाती है। व्हाइट गोल्ड, सफेद सोना। व्हाइट गोल्ड किसे कहते हैं मित्रों? सफेद सोना। तो आपको ध्यान रखना है सफेद सोना किसको कहते हैं? वनस्पति में तो कहते हैं किसको? कपास को। और धातुओं में प्लेटिनम, पीटी, प्लेटिनम, प्लेटिनम को क्या कहा जाता है? सफेद सोना कहा जाता है। सबसे महंगी धातु क्या है? प्लेटिनम ही है मित्रों, सोना नहीं है। सबसे महंगी धातु, सबसे महंगी क्या है? प्लेटिनम है आपके। तो व्हाइट गोल्ड किसे कहते हैं आपके? कपास और प्लेटिनम को कहते हैं पीटी, प्लेटिनम। तो प्लेटिनम को कहा जाता है, प्लेटिनम, तो प्लेटिनम को कहा जाता है। तो व्हाइट गोल्ड किसको कहते हैं? कपास और प्लेटिनम को कहते हैं। वनस्पति पूछता है तो कपास होता है, इधर वनस्पति पूछता है तो अफीम होता है आपके। और इधर हरा सोना किसको कहा जाता है? तो बांस को कहा जाता है मित्रों। किसको कहा जाता है? बांस को कहा जाता है। एक होता है मूर्खों का सोना। कौन सा होता है? मूर्खों का सोना। मूर्खों का सोना, या इसी को कहते हैं झूठा सोना। झूठा सोना, मूर्खों, इधर लिख देता हूं मैं आपको, इधर से साफ नहीं आए तो यहां लिख देता हूं। मूर्खों का सोना या झूठा सोना। एक तो क्या कहते हैं आप? मूर्खों का सोना या झूठा सोना। मूर्खों का सोना या झूठा सोना? मूर्खों का सोना, मूर्खों का सोना या झूठा सोना। मूर्खों का सोना या झूठा सोना। तो मूर्खों का सोना या झूठा सोना किसको कहते हैं? आयरन पाइराइटिज को कहते हैं मित्रों। किसको कहा जाता है? आयरन पाइराइटिज को, FeS2, आयरन पाइराइटिज। तो मूर्खों का सोना या झूठा सोना किसे कहते हैं? आयरन पाइराइटिज को कहते हैं, FeS2 को कहते हैं मित्रों। आर्टिफिशियल गोल्ड किसे कहते हैं? कृत्रिम सोना। कृत्रिम सोना, आर्टिफिशियल गोल्ड। कृत्रिम सोना किससे बनता है आपके? तो कृत्रिम सोना किससे बना हुआ होता है? कॉपर और एल्यूमिनियम का क्या है? एलॉय मिश्रण है। कॉपर और एल्यूमिनियम का मिश्रण क्या कहलाता है? आर्टिफिशियल गोल्ड कहलाता है। आयरन पाइराइटिज को क्या कहा जाता है? मूर्खों का सोना या झूठा सोना कहा जाता है। किसको मित्रों? आयरन पाइराइटिज को। व्हाइट गोल्ड किसको कहते हैं? कपास को, धातुओं में प्लेटिनम को। सबसे महंगी धातु कौन सी है? प्लेटिनम। सबसे महंगी धातु कौन सी है मित्रों? प्लेटिनम है। ब्लैक गोल्ड किसको कहते हैं? अफीम और पेट्रोलियम पदार्थों को। आदिवासियों का सोना बांस को। हरा सोना किसको कहते हैं? बांस को कहते हैं। प्रकृति की सबसे लंबी घास कौन सी है मित्रों? तो बांस है। प्रकृति की सबसे लंबी घास कौन सी?